दोस्तों देखिए चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक चला था। और यह युद्ध जो है फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। किसके? ये युद्ध जो है फ्रांस, एक तरफ फ्रांस था, एक तरफ अंग्रेज़ थे। फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था। किसका? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ऑस्ट्रिया। ठीक, ऑस्ट्रिया युद्ध के विस्तार का ये एक प्रकार का मात्र था। ये एक प्रकार से गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने, कौन दोनों दल? एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ फ्रांस, 1746 में युद्ध लड़ना शुरू कर दिए। और युद्ध की पहल अंग्रेज ने किया था। कौन भाई? अंग्रेज ने कर लिया था। अब बारनौट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लेता है। तो भाई अब हम तुमको पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे हम। फिर क्या करता है? फिर डुप्ले कहता भैया देखिए कर्नाटक के नवाब से जहाज़ों की सुरक्षा की प्रार्थना करता है। चला जाता है कहाँ पे? कर्नाटक के नवाब का। कहता भाई साहब, बाबू साहब, राजा साहब, हमारे जहाज़ को आप सुरक्षा दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। लेकिन होता क्या है, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने नवाब की किसी बात पर गौर नहीं किया। अब जब ये नवाब है, जाता है भाई, नवाब कहता ठीक है हम टेंशन न लो, आप तो हमारे एरिए में आ गए हो तो बहुत टेंशन मत लो, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। तो ये फ्रांस को यानी कि डुप्ले को ये इस बात को आश्वासन दे देता है। लेकिन जब कर्नाटक के नवाब अंग्रेज़ों के पास कहता है कि यार देखो उनकी जो जहाज़ पकड़े हो यार, छोड़ दो, काहे परेशान कर रहे हो बच्चों को, जहाज़ छोड़ दो। लेकिन अंग्रेज़ क्या थे? अंग्रेज़ माने नहीं। जब अंग्रेज़ नहीं माने तो फिर समस्या उत्पन्न हो गई। तो फिर समस्या जब उत्पन्न होती है, डुप्ले क्या करता है? डुप्ले भाग जाता है कहाँ पे? मॉरिशस। और मॉरिशस जब जाता है तो मॉरिशस के एक फ्रांसीसी गवर्नर हैं, उनका नाम है ला बोर्डेन। क्या नाम है? ला बोर्डेन नाम है। ला बोर्डेन नाम है। और उनसे कहता है कि भैया यार मुझे बचा लो यार, मेरी जहाज़ जो है अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया है, मैं क्या करूं, मुझे कैसे किसी तरह छुड़ाइए, मेरी जहाज़ को आप बचाइए। अब वो भी फ्रांसीसी गवर्नर था, कहाँ पे? मॉरिशस का था। तो वहाँ से फिर क्या करता है ला बोर्डेन? फिर अपने 3000 सैनिक को भेज देता है। 3000 कितने सैनिकों के? 3000 सैनिकों पे जाओ और कोरोमंडल तक वहां पे पहुंचो और उनके किसके जो जहाज अंग्रेजों ने पकड़ के रखा है ना, उसको छोड़ के लेके आओ। तो 3000 सैनिक ये ला बोर्डोन भेजता है, ये लोग कोरोमंडल पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि मद्रास पर अधिकार कर लेते हैं। और फिर फ्रांसीसियों ने भूमि और समुद्र दोनों तरफ से घेरा डाल देता है। यानी कि जैसे ये भारत है, अब भारत है, अब यहाँ पर जैसे मान लो कि ये क्या करते हैं कि मद्रास के पास में जो है पूरा अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद ये पूरा जो है घेरा बना लेते हैं। उसके बाद अंग्रेज कहाँ जाएगा? अब फिर इसका जो विचार था दरअसल ला बोर्डोन का विचार था कि अंग्रेजों से फिरौती लेने का था कि यार हमारा तुमने पकड़े हो, छोड़ दो, हम तुमसे फिरौती लेंगे। उसने क्या क्या कर दिया? 40,000 पाउंड लेकर मद्रास अंग्रेजों को लौटा देता है। यानी कि ये जो भाई साहब थे ये भी दोगलाबाजी कर गए। इन्होंने क्या काम कर दिया? ठीक है, 40,000 पाउंड ले लेता है, मद्रास पर अधिकार कर लेता था, तो मद्रास इसको अंग्रेजों को दे देता है। तो लेकिन डुप्ले ने नगर को पुनः जीत लेता है। फिर क्या करता है डुप्ले? वापस फिर इसी नगर को यानी कि जो मद्रास था उसको जीत लेता है। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास को घेर लिए जाने के बाद अंग्रेजों ने नवाब का संरक्षण चाहा। अब ये नवाब के पास गए भाई साहब, अब नवाब के पास गए। नवाब ने फ्रांसीसियों को मद्रास का घेरा उठा लेने को कहा। और जब ये अंग्रेज लोग पहुंच गए नवाब के पास, कि भैया हमारी मदद कर दीजिए, हमको रक्षा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई आपकी बात ना मानते हुए। तो नवाब कहता है ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। तो क्या करता है फिर नवाब? क्या करता है? नवाब फ्रांसीसियों को बुलाता है, कहता है इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अच्छा, नवाब ये फ्रांसीसी आते हैं, कहता है देखो ठीक है यार सब कुछ अच्छा है, लेकिन मद्रास में जो घेरा डाले हो ये उठा लो तुरंत। लेकिन क्या करता है डुप्ले? फिर यहाँ पर अपनी चालाकी दिखा देता है। डुप्ले कहता है ठीक है, कूटनीति का प्रयोग कर लेता है और कहता है वह मद्रास से अंग्रेजों को हटाकर नवाब को सौंप देगा, लेकिन हम अंग्रेजों को नहीं देंगे, हम आपको देंगे, यानी कि नवाब को दे देगा। तो नवाब को डुप्ले के कथन में शंका दिखाई देती है और इसी कारण जो है युद्ध शुरू हो जाता है। जो पहला युद्ध शुरू होता है, यहाँ पर इसको थोड़ा मिटाते हैं, जो यहाँ पर पहला युद्ध शुरू होता है वो युद्ध होता है सेंट थोमे का युद्ध होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो सेंट थोमे का युद्ध होता है किस युद्ध में होता है, अब यहाँ पर नोट कर लेना है। क्या करना है आप लोगों को? नोट कर लेना है। सेंट थोमे का युद्ध किन किन के बीच में होता है? सबको पता है सेंट थोमे का युद्ध अंग्रेजों के बीच और फ्रांसीसी के बीच में होता है।
तो यहाँ पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। यहाँ कर्नाटक का प्रथम युद्ध तो है ही है, लेकिन साथ में एक युद्ध होता है सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे का युद्ध होता है, और ये जो युद्ध होता है ये 1748 ईस्वी में होता है। और ये जो युद्ध होता है फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच में लड़ा जाता है। जो नवाब हैं वो उनके बीच में लड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जब देने की बात किया था तो उसको शंका हो गया ना। एक तरफ कैप्टन पैराडाइज के अधीन एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना और दूसरी तरफ 230 फ्रांसीसी तथा 700 भारतीय सैनिक थे। महफूज खां के नेतृत्व वाले नवाब के 10,000 की भारतीय सेना को पराजित कर देता है। और इस युद्ध से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि घुड़सवार की सेना अपेक्षा तोपखाना भाई श्रेष्ठ है। एक छोटी सी अनुशासित छोटी सी फौज बड़े भारतीय यानी कि नवाब की सैन्य को हरा देता है। जब हरा देता है तो इससे क्या होता है, नौसैनिक जो नौसैनिक हैं उनकी महत्ता को इस बात की पता चलती है कि कौन शक्तिशाली है कौन नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि 10,000 भारतीय सेना को पराजित करने का कौन है, तो 230 या 700 भारतीय सैनिक थे। 230 फ्रांसीसी सैनिक टोटल, मतलब 1,000 या 1230 आदमी या 7-2-9 930 आदमी, कितने 930 सैनिकों ने मिलकर 10,000 भारतीय सेना को पराजित किए थे। सोचो, सोचने वाली बात है। और पराजित कैसे किए? अब ये बेचारे घुड़सवार सेना है, इनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं है और ये 930 के आधुनिक हथियारों से लैस हैं, तो कहाँ से जीत पाएंगे? फिर लास्ट में एक यूरोप में एला सैपेल की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? एला सैपेल की संधि होती है। ये होती है संधि जो है 1748 में होती है। 1748 में ये संधि हो जाती है। और इस संधि में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो जाता है। और इस संधि से मद्रास जो है, अब यहाँ पे देखो मद्रास की बात थी, तो मद्रास किसको मिल जाता है? इस संधि से जो मद्रास है, मद्रास अंग्रेजों को मिल जाता है। कौन सी संधि? एला सैपेल की संधि से मद्रास किसको मिल जाता है? अंग्रेजों को मिल जाता है। और उधर जो अमेरिका में लुई वर्ग है, वो अमेरिका में लुई वर्ग मिल जाता है फ्रांसीसियों को। यहाँ पर ये युद्ध कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। आप देख सकते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ये जो है 1749 से 1754 ईस्वी तक लड़ा गया था। सोचने वाली बात है कि 1748 में एला सैपेल की संधि तो हो गई थी, लेकिन अब एले सैपेल में क्या है कि जो संधि हुई 1748 में, उसके बाद 1749 में फिर युद्ध हो जाता है, आप वापसी युद्ध हो जाता है। इसमें क्या होता है कि निजामुल मुल्क आसफ शाह की मृत्यु हो जाती है। एक व्यक्ति हैं निजामुल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु 1748 में इनकी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है वो समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी समय चंदा साहब को, किसको? चंदा साहब को मराठों द्वारा रिहा कर दिया जाता है। निजाम का पुत्र नासिर जंग अब उसका उत्तराधिकारी बना है, परंतु उसका जो भांजा है मुजफ्फर जंग ने उसे दावे को चुनौती दे दी। और दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उनके बहनोई चंदा साहब के बीच विवाद हो जाता है। और डुप्ले ने इस अवस्था से लाभ उठाना सोच लिया। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम और चंदा साहब को कर्नाटक के नवाब बनाने के लिए अपनी सेना को भेज देता है। कहता भैया देखिए, जाओ मुजफ्फर जंग से, जो डुप्ले है बहुत होशियार आदमी था, बोला कि जाओ यार तुम मुजफ्फर जंग से साथ में युद्ध करो और मुजफ्फर जंग को जो है हैदराबाद का निजाम बनाओ। और दूसरी तरफ भेज दिया चंदा साहब को, चंदा साहब की तरफ से युद्ध करो और उसको कर्नाटक का नवाब बना दो। ये वचन दे देता है। इन दोनों के बीच में वचन दे देता है कि भैया हम सेना भेजेंगे, टेंशन मत लो। आगे जो युद्ध होता है वो अंबूर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अंबूर का युद्ध कब हुआ है? सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ? कर्नाटक का युद्ध कब होता है? तो ये दरअसल क्या था, मिलान पूछ लेते हैं कि कब कौन सा ईयर है। एक साइड मिलान, एक साइड ईयर दे देंगे, एक साइड जो है मिलान करने के लिए युद्ध का नाम दे देंगे। अंबूर का युद्ध होता है, अंबूर का युद्ध होता है 1749 ईस्वी में। और इस युद्ध में क्या होता है कि मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की ये तीनों सेनाओं सन 1749 में कर्नाटक के नवाब पर या कर्नाटक पर आक्रमण करके अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डालता है। 3 सेना है, याद आया कुछ? बक्सर के युद्ध में
1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उससे पहले भी देख लो, 3 लोग हैं, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, डुप्ले की संयुक्त सेना, यानी कि तीनों मिलकर 1749 में अंबूर के युद्ध में कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर देता है और इसी की लड़ाई में अनवरुद्दीन मारा जाता है, हार जाता है और अनवरुद्दीन का जो पुत्र और जो उत्तराधिकारी मोहम्मद अली भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? त्रिचनापल्ली के दुर्ग में जाकर शरण ले लेता है। और फिर कर्नाटक का जो शेष भाग होता है वो किसके अधिकार में आ जाता है? चंदा साहब के अधिकार में आ जाता है। चंदा साहब बन गया नवाब। अब जैसे ही ये नवाब बनता है, ये अर्काट को अपनी राजधानी बनाकर शासन शुरू कर देता है। चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के पास 80 गांव का अनुदान दे देता है। ये चंदा साहब हैं, पांडिचेरी के पास 80 गांव क्या कर देते हैं? दान देते हैं। भैया ठीक है यार, तुम भी अपना जी खा लो, जाओ ले लो। और डुप्ले ने चंदा साहब को त्रिचनापल्ली पर घेरा डालने को कह दिया। अब त्रिचनापल्ली क्यों बोला? जो भाग कर गया था, कौन भाग के गया था? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली कौन है? मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का उत्तराधिकारी था, पुत्र भी था। और इसी बीच जो है कांग्रेसियों जो फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी जो है बढ़ती शक्ति को देखकर निजाम पद पर नासिर जंग का पक्ष लिया। किसने लिया भाई? अंग्रेजों ने। अंग्रेज बोला कि ठीक है यार, तुम मुजफ्फर जंग को जो है बनवाओगे अगर हैदराबाद का निजाम, तो हम बनवाएंगे नासिर जंग का जो है नवाब बनवाएंगे। ये अंग्रेजों ने कह दिया। और नासिर जंग ने अंग्रेजों की सहायता से दिसंबर 1750 में, कब? 1750 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। कौन कर देता है? नासिर जंग कर देता है। अब किसकी जो है सहायता से कर देता है? अंग्रेज कहता है यार जाओ यार, युद्ध करो, तुम काहे यहाँ परेशान हो? खड़ा हो जाता, भागता है, युद्ध करता है। कहाँ भी युद्ध करता है? कर्नाटक पे युद्ध कर देता है। और कर्नाटक पे युद्ध कर देता है। फिर जिंजी नदी, कौन सी नदी है? एक जिंजी नदी है। जिंजी नदी के तट पर इसने चंदा साहब को, मुजफ्फर जंग को और फ्रांसीसी सेना को, ये तीनों सेनाओं को पराजित कर देता है। कौन कर देता है? नासिर जंग कर देता है। लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना में विद्रोह कर दिया जाता है। नासिर जंग से जो है वो विद्रोह हो जाता है उसमें, और नासिर जंग मारा जाता है। और डुप्ले ने तुरंत मुजफ्फर जंग को वहां पर निजाम बना देता है और बदले में उसने फ्रांसीसी कंपनी को 50 लाख रुपए और सैनिकों को 5 लाख रुपए दिए, और डुप्ले को 20 लाख और 1 लाख रुपए की वार्षिक जागीरदार देता है। सोचो, अगर वहां पर नासिर जंग के जो सेना हैं, जो सैनिक थे, अगर इनके बीच में विद्रोह ना होता, नासिर जंग ना मारा जाता, तो फिर हैदराबाद का निजाम कौन बनता? नासिर जंग बनता। लेकिन उसमें नासिर जंग मारा गया और इधर इसकी ये भी मनसा पूरी हो गई। उधर जो है चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बन गया, और इधर से जो है मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निजाम बन जाता है। अब यहाँ पर समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि एक फ्रांसीसी अधिकारी है बुस्सी। अब बुस्सी क्या करता है? बुस्सी ये जो है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा लिखते हुए चलेंगे। बुस्सी जो है अपनी संरचना में पांडिचेरी या मुजफ्फर जंग को पांडिचेरी से ले लेता है। ले गया, कौन ले गया भाई? बुस्सी। बुस्सी कौन है? फ्रांसीसी अधिकारी हैं। किसको ले गया? मुजफ्फर जंग को। कहाँ ले गया? पांडिचेरी ले गया। पर रास्ते में कुछ पठानों ने उसकी हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? कुछ पठानों ने उसकी हत्या कर दी। और बुस्सी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए निजाम के दूसरे बेटे सलावतगुन को निजाम बना दिया। यहाँ भी समस्या उत्पन्न हो गया कि मुजफ्फर जंग उधर मारा गया रास्ते में, उसके बेटे को सलावत जंग के जो है निजाम बना देता है। अंग्रेजों के लिए यह क्या होता है? यह मुश्किल की समय हो जाती है। त्रिचनापल्ली से मोहम्मद अली को वापस कैसे लाया जाए, इस बात को अंग्रेज सोचने लगे। जब अंग्रेज सोचने लगे त्रिचनापल्ली से वापस कैसे उनको, मोहम्मद अली को ले जाए। अब सवाल ये, मोहम्मद अली कौन है? अभी मैंने बताया था मोहम्मद अली कौन है? अनवरुद्दीन का बेटा होता है मोहम्मद अली। अच्छा ठीक है, मोहम्मद अली को लाने के लिए वापस से सोचते हैं। फिर ये क्या काम करते? चंदा साहब जो फौज होती है उन पर घेरा डाल देते हैं। कौन घेरा डालते हैं? अंग्रेज। इसी समय एक अंग्रेज हैं, उनका नाम है क्लाइव। नाम तो सुना ही होगा, क्लाइव है। क्लाइव बोलता है देखो भैया, बहुत चतुर आदमी है ये, बोलता है कि अर्काट पर घेरा डाला जाए तो चंदा साहब त्रिचनापल्ली से हट जाएगा। हुआ यही भी, ये अर्काट पर घेरा डालता है, उधर त्रिचनापल्ली में क्या होता है? चंदा साहब भाग जाता है, हट जाता है। और यहीं से क्लाइव की अंग्रेज या फिर कंपनी की उन्नति का सिलसिला शुरू हो जाता है। और 1752 में, कब? 1752 ईस्वी में, 1752 में क्या होता है कि मराठा सरदार होते मुरारी राव के सहयोग से उसने अर्काट पर आक्रमण कर देता है और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर देता है। और इसी बीच मेजर लॉरेंस ने चंदा साहब से त्रिचनापल्ली का घेरा उठाने को कहता है।
मेजरलाल कहता है भैया चंदा साहब से तृष्णापल्ली का जो है घेरा उठा लेने कहता था। क्यों? उधर जो है हार जाता है चंदा साहब का बेटा राजा साहब। और फिर चंदा साहब जो है तृष्णापल्ली से भाग लेता है, लेकिन उसे तंजौर के राजा मार डालता है। किसको? चंदा साहब को। और इस प्रकार मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन जाता है। और इसी बीच डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार 1754 में वापस बुला लेता है और गोडेहू को पांडिचेरी का गवर्नर बनाकर भेजता है। और फिर गोडेहू क्या करता है? अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि करता है। कौन सी संधि करता है? पांडिचेरी की संधि करता है। अब सवाल ये उठता है कि पांडिचेरी की जो संधि होता है कर्नाटक के किस युद्ध में है? ये भी मिलान के लिए पूछ लेता है। तो पांडिचेरी की जो है, हम आपको यहाँ चर्चा कर लेंगे। अब पांडिचेरी की जो संधि है वो 1755 में होता है। 1755 में होता है पांडिचेरी की संधि होता है। अब 1755 जब पांडिचेरी की संधि हो जाता है तो एक तरफ अंग्रेज होता है, एक तरफ फ्रांसीसी होते हैं। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने मुगल सम्राट या अन्य भारतीय नरेशों द्वारा दी गई उपाधियों को त्याग दिया। सोचो कि जो मुगल सम्राट है या अन्य जो भारतीय नरेश थे उनका जो भी दिया हुआ जो है उपाधि था वो अंग्रेज और फ्रांसीसी त्याग देते हैं और कहते हैं कि भैया देखिए हम भारतीय राजाओं के झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसका वादा कर लेते हैं। और दोनों कंपनी को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल जाता है। इस संधि से यह भी व्यवस्था की गई कि बुस्सी जो है हैदराबाद में रहेगा। और इस संधि के संदर्भ में डुप्ले ने लिख दिया कि देखिए गोडेहू ने अपने देश के विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर कर दिया। हुआ कुछ इसी प्रकार से ही। कर्नाटक का दूसरा दौर भी अनिश्चित रहा, कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर अगला जो युद्ध होता है वो कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है। कर्नाटक कौन सा? तृतीय युद्ध हो जाता है। तो कर्नाटक के जो तृतीय युद्ध होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 1756 से लेकर 1773 तक होता है। क्यों होता है? पांडिचेरी की संधि 1755 में होती है, लेकिन यह अस्थायी थी क्योंकि इनका अनुसमर्थन देने दोनों देशों की सरकारों द्वारा किया जाना था। लेकिन इसी बीच 1756 में क्या होता है? 1756 में कब? 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है, जिसे अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरोध में पुनः आ जाते हैं। और फिर 1757 में कब? 1757 में एक दूसरे के स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। और दक्षिण में फ्रांसीसियों ने तृष्णापल्ली लेने का कोशिश किया लेकिन उसको पा नहीं सका। लेकिन कर्नाटक के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया। कौन? फ्रांसीसी ने कर लिया। और 1757 ईस्वी में ही, कब? 1757 ईस्वी में ही अंग्रेज क्या करता है? अंग्रेज चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार और पटना की फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर अधिकार कर लेता है। यानी कि चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार, पटना में किसकी फैक्ट्री थी? वो फैक्ट्री थी फ्रांसीसियों की। और 1757 में किसने अधिकार कर लिया? अंग्रेजों ने अधिकार किया। लेकिन युद्ध का वास्तविक प्रारंभ 1758 में हुआ। कब? 1758 में होता है ना मजेदार बात। जब फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डिलाली को भारत का संपूर्ण फ्रांसीसी प्रदेश के सैनिक और असैनिक अधिकारों से युक्त अधिकारी नियुक्त किया था। लाली ने 1758 में, कब? 1758 में फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया और इसके बाद मद्रास को घेरा डाल देता है। लेकिन अंग्रेजी नौसेना के आने के कारण उसे घेरा उठाना पड़ जाता है। फिर यहाँ पर एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? जो युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वांडियावास का युद्ध होता है। ये होता है 22 जनवरी 1760 को होता है। 22 जनवरी 1760 को होता है। और यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में निर्णायक लड़ाई है। ये जो वांडीवास की युद्ध है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है। और आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना है और उधर काउंट लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना है। तो इस युद्ध में कौन हारता है? इस युद्ध में जो है जो फ्रांसीसी है वो हार जाता है। ठीक। तो ये जो वांडियावास युद्ध है, फिर उसके बाद जब हार जाता है तो समस्या उत्पन्न हो जाता है, गंभीर हो जाता है। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी अपने अधिकार में कर लेता है और अगले एक साल में फ्रांसीसी भारत में अपने अधीन सारे भूभाग खो बैठता है। और युद्ध का समापन किससे होता है? पेरिस की संधि से होता है। किससे? पेरिस की संधि। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि 1763 में होता है।
अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध भी समाप्त हो जाता है और इस संधि द्वारा फ्रांसीसियों को भारत में जो भी उनके जो है कारखाने थे वो वापस कर दिए गए। ठीक है, इस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को भारत स्थित उनके सारे कारखाने वापस कर दिए, लेकिन अब उनकी न तो किलेबंदी की जा सकती थी और ना ही वहां पर सैनिक डेरा डाल सकते थे। फ्रांसीसी अब सिर्फ क्या कर सकते थे? व्यापार कर सकते थे। क्या कर सकते थे? व्यापार कर सकते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। और यही युद्ध यानी कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध निर्णायक साबित होता है अंग्रेजों के लिए। तो दोस्तों आज का जो हमने जो सोचा था कर्नाटक युद्ध से संबंधित, ये आपने देखा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।